आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियां और उन क्रांतियों से संबंधित व्यक्तियों के बारे में। एक एक करके हम जानेंगे कि कौन सी क्रांति का नाम किसने दिया था, कब दिया था, किस सन में दिया था और किस क्रांति में कौन कौन सी फसलों को प्रोत्साहन मिला या कौन कौन सी फसलों को ज़्यादा महत्व दिया गया। एक एक करके हम बहुत डिटेल से समझने वाले हैं। इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हर वीडियो में मैं आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आते रहता हूं, तो आज का इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आ रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। एक साइड कृषि की क्रांतियां हैं और दूसरे साइड संबंधित व्यक्ति या वस्तु है। तो सबसे पहले हमारे सामने क्या है, हरित क्रांति। तो हरित क्रांति जो शब्द है देने वाला व्यक्ति कौन था? डॉक्टर विलियम गॉड। और इन्होंने कब दिया था? 8 मार्च 1980। 8 मार्च 1980 में इन्होंने हरित क्रांति शब्द दिया। फिर इसके बाद में हम अगला देखेंगे, हरित क्रांति का जनक पूरे विश्व में, हरित क्रांति का जनक पूरे विश्व में माने जाते हैं वो कौन है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। और यह कौन है? एक वीट वैज्ञानिक है। फिर इसके बाद में है, हरित क्रांति का जनक भारत में कौन माना जाता है? तो हरित क्रांति के जनक भारत में आप तो जानते ही है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जो किसान आयोग के अध्यक्ष भी रहे। किसानों की आत्महत्या को देखते हुए इन्होंने एक किसान आयोग का गठन किया था और उसके अध्यक्ष भी ये बने। फिर इसके बाद में देखते हैं हम, भारत में हरित क्रांति को लागू किया गया। भारत में हरित क्रांति को लागू जो है 1966-67 में किया गया, लेकिन इसकी शुरुआत कब हो गई थी? 1964-65 में ये योजना प्रारंभ हो गई थी, लेकिन भारत में इसे 1966 और 67 में अपनाया गया। फिर इसके बाद में क्या दिया है, हरित क्रांति के लिए चयनित फसलें। कौन कौन सी फसलों को चयन किया गया हरित क्रांति के लिए? गेहूं और चावल की फसलों को विशेष महत्व दिया गया और ये दोनों ही जो है खाद्यान्न फसलें के रूप में मानी जाती है। अब जैसे कि हम बात करें एशिया की खाद्यान्न फसलें जो है तो वो है धान, लेकिन पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो खाद्यान्न फसलें के ऊपर हम यदि चर्चा करें तो वो है गेहूँ। तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा गेहूँ की ही खेती होती है, लेकिन केवल एशिया की हम बात करें तो धान की खेती होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या दिया है, हरित क्रांति के समय भारत के कृषि मंत्री कौन थे? जब हरित क्रांति चलाई गई 1966-67 में, तो उस समय भारत के जो है कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यम थे। कौन थे? सी सुब्रमण्यम। ये भारत के हरित क्रांति के समय कृषि मंत्री रहे। हरित क्रांति का सबसे अधिक असर किन राज्यों में देखने को मिला? मतलब हरित क्रांति जब चलाई गई थी तो कौन से राज्यों में इसका जो है, तो बड़े पैमाने पे हरित क्रांति का असर जो है भारत के पंजाब और हरियाणा राज्य में सबसे ज़्यादा देखा गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है पंजाब और हरियाणा में ही प्रति हेक्टेयर धान और गेहूं की उत्पादकता है। तो ऐसे तो हरित क्रांति के लिए 2 फसलों को ही सिलेक्शन किया गया था, एक तो है गेहूं, दूसरी है धान। तो ये दोनों जो फसलों का विस्तार सबसे ज़्यादा ये 2 राज्यों में था और यहीं पर जो है हरित क्रांति का विस्तृत क्षेत्र फैला और यहाँ से ही पूरे भारत में धीरे धीरे करके उत्पादन बढ़ोतरी की शुरुआत हुई और आज हमारा देश जो है खाद्यान्न के ऊपर आत्मनिर्भर बन गया है। हमें दूसरे देश से खाद्यान्न को आयात करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति के लिए सहायक तत्व क्या थे? हरित क्रांति के लिए सहायक तत्व अधिक पैदावार वाली गेहूं व धान की बौनी प्रजातियों को अधिक पैदावार देने वाली गेहूं व धान की बौनी जातियों को उपयोग किया गया था हरित क्रांति के तत्व के रूप में। और ये दोनों ही बौनी जातियां जो है दोनों फसलों की बहुत अच्छा उत्पादन देती थी और जितना ज़्यादा उत्पादन मिलेगा उतना ही ज़्यादा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया। फिर इसके बाद में क्या, हरित क्रांति में गेहूं की बौनी प्रजातियों के लिए जिम्मेदार जीन कौन सा है? नॉरिन। कौन सा जीन है? नॉरिन है। और इसी को देखते हुए एक वैरायटी भी निकाली गई, नॉरिन 10।
गेहूं की प्रथम बोनी किस्म कौन सी थी? तो गेहूं की प्रथम बोनी किस्म जो अधिक उत्पादन देने वाली थी वो कौन सी थी? नौरीन 10 थी। कौन सी थी? नौरीन 10 थी। ऐसी तो गेहूं की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन ये नौरीन 10 बोनी किस्मों में पहली किस्म थी। ऐसे तो हम गेहूं का वैज्ञानिक नाम देखेंगे तो टिक्टिका मेस्टिवम, फैमिली कौन सी? ग्रेमनी, गुणसूत्र की संख्या है 42। और इसके बाद में यदि हम इसका उत्पत्ति स्थान देखेंगे, दक्षिण पश्चिम एशिया गेहूं का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और जो है खाद्यान्न फसलों में जो है पूरे विश्व में गेहूं की फसल का प्रथम स्थान आता है और द्वितीय स्थान चीन का आता है। प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा यदि गेहूं की उत्पादकता हम देखें तो पंजाब में है, और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है तो उत्तर प्रदेश में है। तो ये हमारी सामान्य सी जानकारी हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति के लिए भारत में लाई गई प्रथम किस्में मैक्सिको से कौन सी थी? उनका नाम बताइए। पूछता है कि हरित क्रांति के समय मैक्सिको से कौन सी किस्में लाई गई थी जो बोनी थी? तो वो है लर्मा रोजो 64A तथा सोनारा 64 से प्रथम बोनी किस्में नौरीन 10 थी। हरित क्रांति के समय भारत में लाई गई प्रथम किस्में मैक्सिको से वो कौन सी थी? उनका नाम पूछा गया है। तो सोनारा 64। तो मैक्सिको से लाई गई किस्में के बारे में पूछा है। तो मैक्सिको से लाई गई किस्में कौन सी थी? लर्मा रोजो 64A तथा सोनारा 64 एवं एस 227। ये किस्में जो थी मैक्सिको से आयात की गई उत्पादन को बढ़ाने के लिए। अब आगे क्या दिया है? हरित क्रांति में योगदान। हरित क्रांति में सबसे ज्यादा योगदान कौन सी किस्मों का रहा जो बोनी किस्में थी? लर्मा रोजो 64A तथा सोनारा 64 से भी ज्यादा योगदान था वो गेहूं की किस्म HD 2329 का था, और इसका नाम क्या था? अर्जुन। इसका नाम क्या था? अर्जुन। तो गेहूं की हाई एल्ड वैरायटी यानी अधिक उत्पादन देने वाली हरित क्रांति के समय कौन सी किस्म थी? HD 2329 थी, जिसे अर्जुन के नाम से भी जाना जाता है। तो पेपर के दृष्टि से यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा? HD 2329 किसकी किस्म है पूछता है। तो गेहूं की बोनी किस्म है जो अधिक उत्पादन देने वाली किस्म है, और हरित क्रांति के समय इसी को ही उपयोग किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति को देश में लागू 1966-67 में किया गया था। हालांकि शुरुआत 1964-65 में हो गई थी, लेकिन पूरे देश में जो है इस क्रांति को 66-67 में लागू किया गया था। फिर करते समय कितनी फसलों को सम्मिलित किया गया? मतलब हरित क्रांति लागू करते समय 6 फसलों को सम्मिलित किया गया। उसमें से कौन कौन सी थी? आप ऐसे शॉर्ट में ये रख सकते हैं याद। शॉर्ट में रखने का, याद रखने का एक तरीका ये है MBWSRR, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा व रागी। ये 6 किस्में थी जो हरित क्रांति में सम्मिलित की गई, और इन्हीं को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन किया गया, क्योंकि ये 6 ही किस्में जो है अनाज वाली किस्म है, और सबसे ज्यादा जो है खाद्यान्न के रूप में अनाजों का ही उपयोग होता है। किसी अनाज का रोटी के रूप में होता है पीसकर, तो किसी अनाज का जो है चावल के रूप में किया जाता है। तो 6 किस्में आपको याद रखना पड़ेगा: गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा व रागी। अब इसके बाद में क्या दिया है? हरित क्रांति में सर्वाधिक सफलता किस फसल में मिली? तो हरित क्रांति जब चलाई गई तो सर्वाधिक जो है गेहूं की फसल में सफलता मिली। अब इसके बाद में आगे की फसल क्या है? द्वितीय हरित क्रांति के लक्ष्य बढ़ाना, मतलब द्वितीय हरित क्रांति के लक्ष्य बढ़ाने का क्या उद्देश्य था? सूखे क्षेत्रों में जल प्रबंध द्वारा फसलों का उत्पादन बढ़ाना। और विधि कौन सी अपनाई गई थी? फव्वारा एवं बूंद बूंद सिंचाई विधि। तो ये आज की मेरी जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट्स करके बताइएगा। यदि इसमें से आपको कोई भी लाइन कंफ्यूजन हो या कुछ भी जानकारी आपके लिए दिक्कत कर रही हो या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स जरूर करिएगा, मैं आपको दोबारा से फिर से समझा दूंगा। और ऐसे नए नए अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को जो है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर की नए नए जानकारी आपको मिलते रहेगी पेपर के व्यू से। तो आप यदि
पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए। तो बस आज की क्लास हम यहीं संपन्न करते हैं। अगली क्लास में हम और महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।